तो भाई जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे मस्त हैं भाई। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। हमारा भाई यूनियन एग्जीक्यूटिव चल रहा था, हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव चल रहा था। और मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्लास में बताया था बच्चे कि जो आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव है, कौन सा आपका जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इसके अगर पार्ट्स के बारे में बात करूं तो यहां पर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया आपका। ठीक है, देन आपके आएंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, देन आपके आएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये क्या है भाई? सारे ये आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं आपके। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, और आज हम ट्राई करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिगार्डिंग जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो आपके जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी आज हम गो थ्रू कर लें। क्लियर ये पॉइंट? तो आप में पहले सारे बच्चे मुझे ये बताइए कि किसी बच्चे को अगर प्रीवियस क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो पहले वो बताए मेरे को। चलिए भाई, आप लोग कमेंट करें और बताएं कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो पहले उसको हम सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई, तो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के मैनर में कि कौन कौन आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और अब जो आपके ये जो आज से आज हम बात करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स, क्या चाहिए आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखो आर्टिकल 56 जो है, कौन सा आपका आर्टिकल 56 बताता है आपका टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टेन्योर है या जो टर्म है उसके बारे में बताता है कौन सा आपका आर्टिकल 56। फिर जो आपका आर्टिकल 58 है बच्चे, वो बताता है आपका क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, किसके? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, तो उसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन करी गई है। किसमें? आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, फिर बात करता है बच्चे आर्टिकल 59 में, और ये कह रहा है आपका कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से कंडीशंस होंगे बच्चे ऑफिस के, उसके बारे में जो आर्टिकल 59 है वो आपसे डील करता है आपका। ठीक है, आर्टिकल 60 है आपका ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई भी जो आपके इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कौन उनको इलेक्ट करवाएगा, कौन उनकी ओथ एडमिनिस्टर कराएगा, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, और इससे आपका जो आर्टिकल 60 है आपका वो डील करता है। कौन सा आपका आर्टिकल 60 से डील करता है बच्चे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बच्चे आर्टिकल 61 के लिए, और वो है आपका प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका रिपीटेड हो चुका है। क्या आपका रिपीटेड हो चुका है? अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां पर पूछा है आपका इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग, किसी प्रेसिडेंट को अपनी पद से निलंबित करना। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी पद से, उनके अपने ऑफिस से उनको निलंबित करने का जो प्रोसेस है उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहीं से बच्चे हम बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बच्चे जो ऑफिस है, ठीक है, वो आपका वैकेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? वैकेंट हो सकता है, मतलब खाली हो सकता है। क्लियर? ये भी रिपीटेड है आपका। ठीक है, आर्टिकल 62 बता रहा है आपका टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। क्या? टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। तो कहने की बात यह है बच्चे, जो आर्टिकल 62 है वो बता रहा है कि कितने टाइम तक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है वो आपका रिक्त रह सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चे आर्टिकल 71, नॉट अन इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 72 भाई इसको भी आप लोग करो स्टार मार्क, और ये भी क्या है बच्चे आपका रिपीटेड है। क्या आपका? रिपीटेड है आपका। ठीक है, क्या कह रहा है आपका? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। पार्डन मतलब आपको पार्डन मतलब पता होगा कि बिल्कुल क्षमादन। ठीक है, क्या है? क्षमा कर देना। जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई, किसी फांसी की सजाई सुनाई गई है, तो उस कंडीशन में जो लास्ट अपील है उसकी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है कि साहब हम थोड़े से या थोड़ा हमारे ऊपर थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन करें, थोड़ा सा हमारे ऊपर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाएं आपका। ठीक है, तो जो है आपका जो पावर टू प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन का जो पावर है आपका वो आर्टिकल 72 में है आपका, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी बार रिपीटेड भी हुआ है इसके अंदर। ठीक है, आज हम बेसिकली इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे।
क्लियर। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स किसके रिगार्डिंग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। और मैंने बच्चे आपको बताया था कि आपको आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A टिल आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आपको वहां तक तो पता होनी चाहिए। फिर जो आपके अदर जो पार्ट है, जैसे आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, आपका लेजिस्लेचर हो गया, आपका जुडिशरी हो गया, आइदर यूनियन आइदर आपका स्टेट, देन आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां पर आपको बहुत ही कम आर्टिकल्स को देखना पड़ेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर ये पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ पहले, ठीक है, सॉर्टेड। चलिए भाई आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर। अब देखो देख पा रहे हैं भाई क्वालिफिकेशन क्या है भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए। कहने की बात यह है अगर कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भाई निर्धारित करी गई है संविधान के थ्रू, किसी थ्रू, संविधान के थ्रू करी गई है, ठीक है। पहला बात करते हैं, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो चीज बहुत कॉमन है बच्चे की, अगर देखो मैं एक बहुत छोटी चीज बताता हूं, जितने भी आपके संवैधानिक पद हैं, कोई भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है बच्चे, यहां पर हमेशा हमेशा नागरिक जो सिटीजन जो है बच्चे किसी भी कंट्री के, उनका ही बात माना जाता है। जैसे आपने इंडिया में, तो इंडिया के जो भारतीय नागरिक हैं उनको ही इस वाला जो चांस है इसका मौका दिया जाता है। तो पहला क्या है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ही मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, कम से कम कितना होगा, 35 साल की उम्र उनकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब देखो यहीं से यूपीएससी बच्चे जो लूप बनाता है आपका, क्या था यूपीएससी लूप बनाता है, क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो आपके इलेक्शन के लिए जो कम से कम उम्र जो बताई गई है वो कितनी है आपकी 35 वर्ष। अगर मैं बताऊं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, इलेक्शन, ठीक है, तो जो एज बताई गई है वो देखो, एक है आपकी मिनिमम, एक है आपकी मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम एज कितनी है बच्चे, वो है आपकी 35 ईयर, कितनी है आपकी 35 ईयर दी गई है। और अगर मैं बच्चे बात करूं कि मैक्सिमम एज क्या है, कौन सी आपकी जो मैक्सिमम एज क्या है, तो याद रखना बच्चे, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भाई साहब मैक्सिमम एज क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति के लिए कम से कम उम्र पता है कि भाई 35 साल है आपका, मैक्सिमम एज नहीं है। और यहीं से बच्चे आप एक चीज कंसीडर कर सकते हैं कि भाई साहब ये आपके री इलेक्शन के लिए भाई क्या है, आपके एलिजिबल हैं, क्या आपका री इलेक्शन के लिए क्या है आपके, ये एलिजिबल है आपके। ये और पॉइंट लिख लेना कि भाई साहब कोई भी व्यक्ति एक बार प्रेसिडेंट बन चुका है तो वो कितनी भी बार अपने प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या है आपका एलिजिबल है, री इलेक्शन के लिए क्या है बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है। अब जैसे यूएसए में क्या है, यूएसए में आप मैक्स टू मैक्स आप 2 बार बन सकते हो, उसके बाद आप कभी को आपको चांस नहीं मिला जाएगा। बट इंडिया में वो चीज नहीं है। अगर आपकी इस पार्टी में अच्छी जान पहचान है, आप मजबूत पद पे हो, आप ठीक है, दबदबा है आपका, तो आप कितनी भी बार के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए आप खड़े हो सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइन नहीं है आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ही मस्ट नॉट होल्ड, he must not hold office of profit under the government of India or government of state or under any local or other authority subject to control of any state government। तो कहने की बात यह है कि आप अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन के लिए आप खड़े हो रहे हैं तो आपके पास कोई भी सरकारी पद या फिर कहीं से किसी भी तरीका का सरकारी जो आपको वेतन आता है उसका कोई भी भुगतान नहीं होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, वो वाली बात है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन, ठीक है, कौन, जो भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है किसके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के लिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन निर्धारित है टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वो सारी यहां पर एलिजिबल भी होनी चाहिए। क्लियर। तो ये क्या है आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस है बच्चे किसके लिए, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। कोई डाउट यहां तक क्लियर सभी को, यस और नो, ये बताओ, यहां तक कोई डाउट क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है आपका, देखो कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 59। क्या कह रहा है आपका, जो आपको कंडीशन दी गई है किसके लिए, किसके, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, ठीक, क्या कह रहा है आपका, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी लेजिस्लेचर। इस पॉइंट को समझना, देखो क्या कह रहा है आपका,
देखो आपको पता है कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आपके, वो क्या है आपके, वो लेजिस्लेटिव बॉडी, कैसे आपके लेजिस्लेचर बॉडी के लिए काम करते हैं। बट याद रखना जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए उनको जाना था, किसके लिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए। तो ये जो पॉइंट बच्चे आप जो देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है आपका कि भाई साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है शैल नॉट बी अ मेंबर, वो आपके मेंबर नहीं है, किसके, आपके ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के और एनी लेजिस्लेचर के, किसके, आपके या तो जो आपका पार्लियामेंट है एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर है। अब देखो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको एलिब्रेट करता हूं, क्योंकि यहां पर आपके एग्जाम में एक टफ क्वेश्चन बन चुका है यहां पर। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है बच्चे, वो क्या है आपके, वो मेंबर ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और जो आपका लेजिस्लेचर, आपका क्या है, आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, इसके मेंबर क्या होते हैं बच्चे, नहीं होते हैं, नॉट अ मेंबर, लिख देता हूं, ठीक है ना। अब देखो एक चीज समझते हैं बच्चे यहां पर। अब देखो यहां पर आपको पता है कि जो अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट की अगर कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, तो देखो क्या है आपका, आपको पता है भाई पार्लियामेंट का कैसा है बच्चे, आपका नीचे सबसे नीचे है आपका लोकसभा, ठीक है, फिर है आपका राज्यसभा, और देन आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमने अभी क्या पढ़ा है कि भाई साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वो के मेंबर नहीं है। अब बच्चे कहने की बात ये है कि भाई साहब देखो अगर कोई भी बिल कब तक आपका लॉ नहीं बनता है, सपोज करो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा गया, ठीक है, राज्यसभा ने पास किया और ये कहा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया, जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी साइन या फिर जो अपना असेंट है वो नहीं देते हैं, जब तक वो लॉ नहीं बनता है। दैट्स वाई, ठीक है, तो कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट तो है बट आपके मेंबर नहीं है, किसके, आपके पार्लियामेंट के, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भाई साइन की इंपॉर्टेंस है यहां पर, ठीक है, बट वो आपके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर आते हैं, वो आपके लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। शॉर्टेड पॉइंट सभी को, क्योंकि वो लॉ थोड़ी बना रहे हैं भाई, वो तो लॉ पे साइन ही तो कर रहे हैं बच्चे अपना, कि उनके साइन के बिना आपका कोई भी लॉ, कोई भी बिल आपका लॉ बनेगा ही नहीं आपका। क्लियर, तो बच्चे याद रखना, और स्टेट लेजिस्लेचर में कहते प्रेसिडेंट का कोई मतलब ही नहीं है यहां पर, तो आपके देखो यहां पर होते हैं आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, कहीं पर अगर काउंसिल है तो काउंसिल भी, और यहां पर होते हैं गवर्नर, तो यहां पर तो स्टेट लेजिस्लेचर तो उनका वैसे भी कोई पार्ट है ही नहीं इनका। क्लियर ये पॉइंट, तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है बच्चे, वो आपके मेंबर नहीं है किसी भी पार्लियामेंट के और एनी लेजिस्लेचर के, ठीक है। इवन इफ सच अ मेंबर, क्या कह रहा है आपका, जस्ट अ मिनट, क्या कह रहा है, इवन इफ सच अ मेंबर इज इलेक्टेड ही डीम्ड टू हैव द वैकेंट दैट सीट, ठीक है, अगर सपोज करो कोई आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद के लिए वो इलेक्ट होता है, तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने पता है कि भाई साहब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, क्या होता है, ऑफिस ऑफ जो प्रॉफिट है वो नहीं होना चाहिए, क्या कह रहा है, नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे, देखो ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी एग्जाम्स में आ चुका है, और सेकंड क्वेश्चन ये बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेकंड वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपके, जब ओथ की बात आती है, द ओथ एडमिनिस्टर, कौन सा आपका, द ओथ एडमिनिस्टर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज अब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल। अब देखो क्या कह रहा है आपका, देखो हमें क्या बचा बच्चे, ओथ के बारे में आपके एग्जाम में पूछा है कि भाई साहब अगर कोई भी व्यक्ति, कौन सा आपका, कोई भी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या होता है बच्चे, इलेक्ट होता है, तो इसको ओथ कौन दिलवाएगा बच्चे, तो याद रखना हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे भाई, ओथ एडमिनिस्टर करेंगे, किसकी, आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। क्लियर, ये हो गया केस वन, कौन सा आपका, ये हो गया आपका केस वन, ठीक है। अब देखो केस टू क्या कहता है बच्चे, इन केस, क्या कह रहा है आपका, इन केस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है आपके एब्सेंट है, क्या है बच्चे आपके एब्सेंट है, तो उस केस में जो आपका सीनियर मोस्ट जज होगा भाई कहां का, आपके सुप्रीम कोर्ट का, वो ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे, किसकी, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। दो पॉइंट है, बहुत सिंपल चीज है। क्या कह रहा है, जब कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है तो उसकी ओथ, उसकी शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आपके,
वो ओथ एडमिनिस्टर करवाते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति की। ठीक है, इन केस अगर जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बच्चे अगर वो एब्सेंट है, किसी कारणवश वो नहीं आ सकते, तो उस मूवमेंट में जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा किसका, सुप्रीम कोर्ट का, वो ओथ को एडमिनिस्टर कराएगा। इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, जो भी इनके अलाउंस है, कहता है जो भी इनके अलाउंसेस है किसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, जो भी पर्क्स हैं, जो भी एमोलुमेंट्स है बच्चे इनके, वो कौन डिटरमाइन करेगा बच्चे, वो आपका पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। कौन सा, आपका पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, एंड विच कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, अभी एक और इसको और समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या कह रहा है आपका, सपोज करो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सपोज करो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ये कोई एक व्यक्ति है, कौन आपका, ये कोई व्यक्ति है आपका, ये आज के डेट में कौन है आपका, प्रेसिडेंट है, कौन आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। मैंने बहुत जस्ट एग्जांपल तो सुना रहा हूं, एग्जांपल तौर पे, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है बच्चे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप समझ पाए। ठीक है, सपोज करो आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में इसकी जो मंथली सैलरी है इनकी कितनी है, उनकी 5 लाख रुपए, कितनी आपकी, 5 लाख रुपीज है इनकी जो मंथली सैलरी है भाई। ठीक है, ठीक है, और हमने अभी क्या पढ़ा है कि पार्लियामेंट के पास पावर, किसके पास, पार्लियामेंट के पास पावर है, किसके लिए, कि इनके जो भी पर्क्स होंगे, ठीक है, जो भी पर्क्स होंगे, जो भी इनके प्रिविलेज होंगे, जो भी इनके एमोलुमेंट्स होंगे, ठीक है, या फिर जो भी इनके बेनिफिट्स होंगे, उन सबको कंसीडर करने के लिए किसके पास पावर है भाई, आपके पार्लियामेंट के पास पावर है। अब देखो सपोज करो इनका जो टेन्योर है बच्चे, वो 2022 से लेके 2027 तक का टेन्योर है इनका, 5 साल का टेन्योर है, नॉर्मल टेन्योर 5 ईयर का है इनका, बात करेंगे अभी इसके बारे में भी। ठीक है, 5 साल का टेन्योर है, तो बच्चे इस कंडीशन में, ठीक है, अब इनकी 5 लाख सही, तो भाई साहब ये लगाना कि 4,99,999 रुपीज भी ये लोग कम नहीं करेंगे, कौन, पार्लियामेंट, ठीक है, नहीं करेंगे। हाँ, जब तक इनका टेन्योर है तो भाई 5 लाख 1 रुपए भले कर सकते हैं, पर 1 रुपए घटा नहीं सकते, क्योंकि इनके जो टर्म है, इनका जो टेन्योर, इनके काम में कोई भी इफेक्ट ना आए। ठीक है, इन केस देखो अगर सैलरी बढ़ानी है तो बढ़ जाएगी, पर सैलरी कभी कम नहीं हो सकती है। बट याद रखना, जब इनका टेन्योर हो जाएगा 2027 के, जब इनका टेन्योर कंप्लीट होगा, जब आपके न्यू प्रेसिडेंट आएंगे, क्या आएंगे, न्यू प्रेसिडेंट आएंगे, या फिर ये फिर से रीइलेक्ट होंगे, तो उस कंडीशन में भाई पार्लियामेंट उनके टेन्योर स्टार्ट होने से पहले या तो इस जो इनकी सैलरी है, इनके जो बेनिफिट्स है उनको कम कर सकता है, या फिर ज्यादा भी कर सकता है। ज्यादा टेन्योर में कर सकता है, पर कम नहीं कर सकता, नॉट डिमिनिश इन हिज और हर टेन्योर। क्लियर ये पॉइंट सभी को, कि उनके काम से कुछ भी इफेक्ट ना हो, इसलिए उसको डिमिनिश नहीं करेंगे। क्लियर, पार्लियामेंट एंड विच कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म, तो टर्म और टेन्योर के बीच में बच्चा कुछ भी डिमिनिश नहीं करते हैं बच्चा आपका। ठीक है, ठीक है, और देखो यहां पर क्या कह रहा है, ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग हिज टर्म। मैंने बताया था बच्चे किसके बारे में आपको, आर्टिकल 14 के बारे में मैंने बताया था आपको, क्या है आपका, इक्वलिटी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो मैंने आपको बताया था कि भाई साहब कोई भी व्यक्ति है, कोई आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर आपका कोई गवर्नर की पोजीशन पे है, ठीक है, तो इनके खिलाफ जब तक कोई भी व्यक्ति, अब देखो ये तो पोजीशन है ना, ये क्या है आपका, ये पोजीशन है, कोई ये व्यक्ति नहीं है आपका, ये क्या है, ये पद है, पद प्रतिष्ठा है आपका, कोई भी इंसान प्रेसिडेंट नहीं होता है, वो पद होती है बस एक। ठीक है, इंसान जगह क्या होता है, नियुक्त होता है, और वो उस गरिमा का पालन करता है। ठीक है, तो ये कुछ इनके लिए कुछ कह सकते हैं पावर दी गई है, कि जब तक कोई भी व्यक्ति आपका प्रेसिडेंट रहेगा या फिर आपका गवर्नर रहेगा, उसके ऊपर जब तक वो अपने टेन्योर में है, उसके ऊपर कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है। ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग हिज टर्म। ठीक है, ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन। ठीक है, जब तक कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पे है, उसका ना तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना उनको इम्प्रिजन सलाखों के पीछे भेज दिया जा सकता है। तो ये क्या है आपका, ये कुछ कुछ प्रिविलेज है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पोजीशन के लिए। ठीक है, अगर इनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग चलानी, कौन सा आपके सिविल प्रोसीडिंग अगर चलानी है, तो इनको कम से कम 2 महीने पहले का इनको कम से कम नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो आज की डेट में जो हमारी द्रौपदी मुर्मू मैम है,
आज डेट में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो। इन केस अगर किसी भी इंसान, कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, अगर उनके ऊपर, किसके ऊपर, द्रौपदी मुर्मू मैम के ऊपर, अगर उनको क्या नाम है, अगर क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग चलाना होगा तो उनको कम से कम 2 महीने पहले प्रायर नोटिस देना होगा कि मैम हम आपके अगेंस्ट कोई सिविल आपके पास प्रोसीडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक क्या है आपका, ये भी एक इम्यून है आपका, ठीक है। और कैन बी इनिशिएट अगेंस्ट इन टर्म ड्यूरिंग द रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, ठीक है। तो कोई भी इनका, और याद रखना कोई भी क्रिमिनल, ठीक है, एक्ट नहीं चल सकता ड्यूरिंग इन टेन्योर, ठीक है। ना कोई इनको इम्प्रिजन कर सकता है, ना कोई इनको अरेस्ट कर सकता है ड्यूरिंग हिज टेन्योर के बीच में। क्लियर। तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, कभी कभी यूपीएससी भावुक हो जाता है इसके ऊपर, आपको पकड़ लेता है और बच्चे कहते हैं कि सर क्रिमिनल केस तो है, हम सब बात करते हैं आर्टिकल 14, सबके लिए समानता का अधिकार है आपका, ठीक है ना, तो हम क्या पता क्या निपटा देते। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते बच्चे। तो किसी पोजीशन की ना कुछ अपनी कुछ गरिमाएं होती हैं, वो वाली बात। और भाई फर्स्ट सिटीजन है भाई, थोड़ा सा तो इनके लिए कुछ एड ऑन चीज किया जाएगा भाई, ऑब्वियस होता है। क्लियर सभी को ये पॉइंट? यहां तक क्लियर है तो बच्चे आप पहले ये बताइए मेरे को, आप क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? यस और नो? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चे जो आपको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर हम बात करें किस बारे में, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। किस बारे में? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है बच्चे, उसका आर्टिकल कितना है बच्चे इसका? आर्टिकल 61 डील विद द इम्पीचमेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, देखो मैं आपको पहले एक चीज समझाता हूं। क्या समझाता हूं आपको? एक चीज समझाता हूं। देखो क्या कह रहा है, कंडीशन फॉर वैकेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस। देखो सबसे पहला क्या आ सकता है बच्चे आपका, ये आएगा आपका रेजिग्नेशन। कौन सा? आपका रेजिग्नेशन, ठीक है। कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना जो अगर टेन्योर कंप्लीट होने से पहले अगर रिजाइन देना है तो उस कंडीशन में उनका जो ऑफिस है वो वैकेंट हो सकता है। और किसको देंगे बच्चे? आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करेंगे बच्चे, अपना वो रिजाइन देंगे, ठीक है। क्लियर? एक तो ये हो गया, ठीक है। किसी कारणवश अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या हो जाए बच्चे, आपकी डेथ हो जाए, क्या हो जाए भाई? डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में भी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है वो खाली हो सकता है भाई, ठीक है। इन केस अगर इनके इलेक्शन में कुछ घोटाला किए, इलेक्शन में अगर फेयर इलेक्शन नहीं होता है तो उस कंडीशन में बच्चे अभी का वैकेंट हो सकता है ऑफिस, ठीक है। और चौथा है आपका कौन सा? आपका इम्पीचमेंट, आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिनके कंडीशन के ऊपर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका जो उनका ऑफिस है वो आपका वैकेंट हो सकता है। एंड फिफ्थ है बच्चे कि जो नॉर्मल टेन्योर है वो कंप्लीट हो, कौन सा? आपका नॉर्मल टेन्योर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए, तो उस कंडीशन में बच्चे आपका जो सीट है, आपका ऑफिस है, वो आपका वैकेंट हो सकता है भाई। क्लियर सभी को ये चीज? तो आपका रेजिग्नेशन, डेथ, फेयर इलेक्शन हो गया आपका, इंपीचमेंट हो गया, या फिर नॉर्मल टेन्योर कंप्लीशन हो गया आपका। क्लियर? अब देखो यहां पर हमने बात करी, ये तो आपका नॉर्मल चीज है कि भाई देखो रेजिग्नेशन करना होगा तो वीपी को देंगे, डेथ हो गई तो अलग कंडीशन है, फेयर इलेक्शन हुआ तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट है बच्चे, उसकी जो फाइनल है, उसकी जो फाइनल वर्डिक्ट है बच्चे वो मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो फाइनल है, उसके ऊपर कोई भी एपेक्स कोर्ट नहीं है, ठीक है। नॉर्मल टेन्योर भाई 5 ईयर कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है, और भाई ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा उनका, ठीक है। पर बात यह है इम्पीचमेंट मतलब इनको अपने टेन्योर के बीच में अपने पद से हटाना, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका इम्पीचमेंट बोलते हैं। क्या होता है? इम्पीचमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। पहले तो ये पॉइंट क्लियर है, ये बताओ भाई पहले ये वाला पॉइंट क्लियर है कि किस किस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो आपका वैकेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो अब हम बात करें किस बारे में? इम्पीचमेंट के बारे में। किस बारे में? इम्पीचमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो इम्पीचमेंट के लिए देखो आपका खाली वन कंडीशन गिवन है। क्या दिया है आपके लिए? इम्पीचमेंट, दो महाभियोग है बच्चे आपका,
प्रेसिडेंट को अपने टेन्योर से पहले इनके पद से हटाने का जो कंडीशन दिया गया है, ओनली सिंगल कंडीशन है। किस कंडीशन पे? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, वॉयलेशन करते हैं किसका भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बस एकमात्र ऐसी कंडीशन है, अगर इन्होंने संविधान का उल्लंघन करा तो उस केस में भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर आपका जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? इम्पीचमेंट कब हो सकता है? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो उस कंडीशन में इनके ऊपर जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है बच्चे वो इनका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो होगा कि भाई कौन सी कंडीशन है, तो ये एक सिंगल रीजन है बस आपका, क्या आपका ये सिंगल रीजन है। अब जो बच्चे सेकेंड पॉइंट आता है कि ये स्टार्ट कैसे होता है, देखो भाई आपका जो ये है, जो इनका रिमूवल प्रोसेस, कौन सा आपका जो रिमूवल प्रोसेस है इनका, ठीक है, वो इज आपका ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कौन सा, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्या हो सकता है बच्चा आपका, इनिशिएट हो सकता है। क्या होता है? इधर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्या हो सकता है, ये इनिशिएट हो सकता है। ठीक है, मतलब आपका पार्लियामेंट मतलब यहां पर आपका लोकसभा है आपका एंड राज्यसभा है। ठीक है, और याद रखना पहले ये जो रिजोल्यूशन है आपका, ठीक है, ये पहले लाया जाएगा। क्या कौन से लाया? पहले जो रिजोल्यूशन है ये आपका लाया जाएगा। अब लोकसभा है चाहे आपका राज्यसभा है, ठीक है, प्रपोजल कैसे इनका स्टार्ट होगा भाई, 1/4 ऑफ द मेंबर, ठीक है, 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब यहां पर मैं बात करूं लोकसभा और राज्यसभा, तो याद रखना लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस के अंदर वो आ सकता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा आपका जो प्रपोजल इनिशिएट होगा वो कितना आपके 1/4 मेंबर होंगे। सपोज करो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपके कितने आपके जस्ट फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि आपके 600 मेंबर है किसमें आपके लोकसभा के अंदर, वैसे कितने आपके 550 है वैसे, ठीक है 550 है, जब 550 लेते हैं या तो 550 1/4 जो मेंबर होंगे आपके वो इनिशिएट करेंगे किसको, आपके रिमूवल प्रोसेस को। ठीक है, इन केस, ठीक है, और राज्यसभा में तो आपकी 250 ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, अभी 245 करंट स्ट्रेंथ है आपकी। ठीक है, तो इन केस अगर देखो ये हो गया, ठीक है, और अगर 1/4 मेंबर ने उसके ऊपर साइन कर दिया, अपनी रजामंदी दे दी, ठीक है, तो भाई साहब आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो इनिशिएट जो आपका रिमूवल प्रोसेस आपका वो अब स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा भाई, पहले वो लोकसभा से पास होगा या राज्य जहां भी आएगा वहां से पास होगा, कैसे, आपका स्पेशल मेजोरिटी, आपका स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से क्या होगा बच्चे, पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब आपका 2/3 और कैसा है आपका ये प्रेजेंट एंड वोटिंग, कौन सा प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो आपके लोकसभा से जब ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा देन ये जाएगा राज्यसभा के पास, एंड भाई राज्यसभा में भी ये आपका स्पेशल मेजोरिटी से क्या होगा बच्चे, पास होगा 2/3। ठीक है, और जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा, ठीक है, तो देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, और 15 डे उनको रिमूव कर दिया जाएगा उनके ऑफिस से। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस है आपके इम्पीचमेंट का। तो देखो पहले प्रपोजल आता है, एक साथ स्टार्ट नहीं होता, पहले प्रपोजल आता है भाई, कितने लोग आपके 1/4 जो मेंबर है बच्चे वो आपका प्रपोजल लेके आते हैं, किसी भी हाउस के अंदर आ सकता है, आपका लोकसभा राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी पावर नहीं है इनको हटाने की। ठीक है, देन जब ये पावर आपका इनिशिएट हो जाएगा, 1/4 मेंबर आपके जब पास कर देंगे, देन ये फिर दोनों हाउस से आइदर लोकसभा, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा से उनकी स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से बच्चे क्या होगा, ये पास होगा। देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा और 15th डे उनको रिमूव कर दिया जाएगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उस कंडीशन से तो कम 6 मंथ तक, ठीक है, जब से वो वैकेंट छोड़ेंगे अपने ऑफिस को, 6 मंथ मैक्सिमम टाइम है भाई इलेक्शन का इनका, उस टाइम तक जब आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे आपके, वो सर्व करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा इसके बारे में और, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। पहले ये तो ये पॉइंट क्लियर, यस और नो, ये बताइए ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या कह रहा है आपका, द फॉर्मल रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन मींस, ठीक है, इम्पीचमेंट मतलब क्या, फॉर्मल रिमूवल। ठीक है, ही इज इम्पीच फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक ही कंडीशन गिवन है, कौन सी आपकी, वायलेशन ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर द टर्म इज डिफाइंड नो ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये क्या आपका डिफाइंड है, ठीक है। द चार्जेस कैन बी प्रीफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब आपके लोकसभा राज्यसभा के बाद, एंड हाउएवर ए 14 डेज नोटिस शैल बी सर्व्ड टू बी प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सेप्टेंस सच अ रिजोल्यूशन, ठीक है। जब ये आपका इनिशिएट होता है आपका, तो उसको 14 दिन पहले उनको बता दिया जाता है कि भाई साहब आपका ये अब स्टार्ट हो गया है भाई, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो द नोटिस मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 1/4 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस विच इनिशिएट द चार्ज। मैंने बताया था ना कि अगर लोकसभा में आ रहा है चाहे आपका राज्यसभा में आ रहा है, तो इसका जो फॉर्मल प्रोसेसर है कौन सा आपका 1/4 ऑफ द मेंबर आपके इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और जब ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है आपका 2/3 ऑफ द हाउस, ठीक है, 2/3 ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस क्या करेंगे भाई, उसको मेजोरिटी से पास करेंगे, और जब जाके भाई जो आपका रिमूवल प्रोसेस है किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब इम्पीचमेंट प्रोसेस है। क्लियर सभी को? भी बताओ यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले वो बात करे मेरे से। क्लियर? चलिए भाई, ठीक है। अब देखो ये था पूरा, हम कैसे कौन इलेक्ट होगा कौन नहीं होगा ये सब देख लिया हमने, कैसे रिमूवल होंगे कैसे नहीं होंगे वो भी देख लिया। अब हम कुछ बात करते हैं भाई पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, किस बारे में, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कुछ हम बात करते हैं बच्चे। देखो पहला क्या कह रहा है बच्चा आपका, पहला है आपका एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सा एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करते हैं, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन हिज नेम, ठीक है, जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव एक्शन है आपके वो सारे इनके नाम पे लिए जाते हैं, फिर किए जाते हैं, ठीक है। अपॉइंट्स द पीएम, कौन, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑन द पीएम एडवाइस, इंपॉर्टेंट है बच्चे याद रखना, ठीक है, रिपीटेड भी आपका। तो याद रखना पीएम का हमेशा अपॉइंटमेंट होता है, पीएम का इलेक्शन नहीं होता है। मैंने बताया था कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन, कौन सा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो आपका इलेक्शन है, उसमें जो भी पार्टी आपकी मैक्सिमम जो मेजोरिटी शो करती है, ठीक है, उसके जो लीडर होते हैं उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं कि आप आए और अपनी सरकार बनाएं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो पीएम है उनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसकी एडवाइस पे, पीएम की एडवाइस पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे आपका, अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर, ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, इन सबका जो अपॉइंटमेंट है वो भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। किस किस का बच्चे, आपका अटॉर्नी जनरल का हो गया, आपका कैग का हो गया, एक मिनट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर ऑफ, ठीक है, किसी इलेक्शन कमीशन के, यूपीएससी के चेयरमैन एंड जो मेंबर्स हैं, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर हैं एंड जो आपके चेयरमैन हैं, इन सबका जो इलेक्शन है, या ठीक है, इन सबका जो अपॉइंटमेंट है, आपका इलेक्शन नहीं, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं बच्चे आपका, ठीक है। ही अपॉइंट द इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी रिपीटेड है बच्चे कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है बच्चे उसको कौन अपॉइंट करता है, तो याद रखना कौन करता है, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ही इज द वन हु कैन डिक्लेयर एनी एरिया और शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं डिक्लेयर, ठीक है, एंड डिसाइड ऑन द मैटर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एनी ट्राइब एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, जो ट्राइब के जो वेलफेयर के लिए कुछ भी एरिया है उनके लिए बताया, शेड्यूल एरिया को डिसाइड करने की जो पावर है वो भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है बच्चे आपके, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक तो बताए भाई, पहले यहां तक अगर किसी से कोई डाउट है तो भाई बताए आपका, ठीक है। अब बात करते हैं किस बारे में, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करते हैं, किस बारे में, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है बच्चे, देखो आपके जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर सेशंस होते हैं आपके, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। तो किसी भी पार्लियामेंट का, ठीक है, आपका जो सम्मन है, कौन सा आपका सम्मन मतलब बुलाना, और प्रोग्यू मतलब हटाना, जो सिटिंग है उसको हटाना या फिर सभा को बुलाना, ये करने की पावर किसकी है बच्चे, ये भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है आपकी ठीक है। एंड डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर भी किसके पास है, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। मुझे पहले ये बताओ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में लोकसभा डिसॉल्व करने की पावर है, राज्यसभा को भी कोई डिसॉल्व कर सकता है भाई, ठीक है, ये बताओ भाई, ये है आपका लोकसभा,
ठीक है, बताओ आप कमेंट करो, इतना मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। और उधर है आपका राज्यसभा, कौन सा आपका बच्चे, राज्यसभा। हाँ जी साहब बताइए। डिसॉल्व करने की पावर हमने सुना जैसे लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में जो लोकसभा डिसॉल्व कब हो सकती है, लोकसभा डिसॉल्व कब हो सकती है, किसी को पता है बच्चे? ठीक है, ये याद रखना, जब प्राइम मिनिस्टर, कौन आपका जो प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्यों बच्चे, क्योंकि ये आपका रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, यस और नो। जब प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी लूज कर देंगे, मेजोरिटी मतलब अपना जो बहुमत है, अगर वो क्या करेंगे बच्चे, लूज कर देंगे, तो उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो आपके लोकसभा को क्या कर देंगे बच्चे, आपके डिसॉल्व कर देंगे, कह रहे लोकसभा को क्या कर देंगे, आपके डिसॉल्व कर देंगे। तो यहीं से बच्चे एक आइडिया और लगाता हूं कि जो पीएम है, कौन जो आपके पीएम है, इनका कोई भी टेन्योर फिक्स्ड नहीं है, टेन्योर फिक्स्ड नहीं है। जो आप कह रहे हो ना कि 5 साल बाद मोदी साहब का इलेक्शन होगा, वो जर्नल टेन्योर है किसका बच्चे, लोकसभा का, जर्नल टेन्योर है किसका बच्चे, लोकसभा का। पीएम का कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है आपका, पीएम का कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है, बस संविधान के अंदर ये लिखा है जब तक उनके पास मेजोरिटी है, जब तक वो पावर को एंजॉय करेंगे। क्या कह रहा हूं बच्चे, जब तक इनके पास पावर है, जब तक वो अपनी, जब तक इनके पास मेजोरिटी है, तो वो पावर को एंजॉय करेंगे। और याद रखना, पीएम का कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है आपके संविधान के अंदर। सेकेंड पॉइंट है आपके राज्यसभा के बारे में, तो बच्चे याद रखना, राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है, कौन सा हाउस है आपका, ये परमानेंट हाउस है आपका। और जब कोई भी हाउस आपका परमानेंट होता है तो ये क्या है, नो सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, नो सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, मतलब ये कभी भी भंग नहीं होता है किसी भी कंडीशन के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, यूपीएससी ने इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन बनाया है कि जैसे आपके लोकसभा आपका क्या हो जाता है बच्चे, आपका लोकसभा आपका डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या राज्यसभा भी डिसॉल्व हो जाता है, नहीं, राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है, ये किसी भी कंडीशन के अंदर आपका डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर ये पॉइंट सभी को, यस और नो, ये बताओ पहले, ठीक है। सम्मन द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसके आपका, ये सम्मन करते हैं, क्या सम्मन करते हैं, मतलब सभा को बुलाते हैं किसके लिए, आपके जॉइंट सिटिंग के लिए। अब देखो जो यहाँ पर टर्म दिया है बच्चे, जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग कब हो सकती है, जब आपके दोनों हाउस, कौन से दोनों हाउस, कौन आपका लोकसभा और राज्यसभा किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचते, तो उस कंडीशन में आपकी जॉइंट सिटिंग हो जाती है, क्या हो जाएगी, आपकी जॉइंट सिटिंग हो जाती है, मतलब आपका डेडलॉक लग जाता है, ठीक है। तो उस डेडलॉक को रिमूव करने के लिए दोनों सदन की जो आपकी जो पूरा जो प्रोसेस है उन सबको लीनियंट चलाने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं भाई, आपकी जॉइंट सीटिंग करवाते हैं। और जॉइंट सीटिंग को भाई प्रिसाइड कौन करता है, उसका सभा का चालक कौन है बच्चे, आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या करते हैं भाई, उसको प्रिसाइड करते हैं। और संबंध कौन करवाता है बच्चे, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संबंध द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये भी किसका पावर है, ये भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है बच्चे, ठीक है, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे, नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर को, किसके, आपके 12 मेंबर को टू द राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर जो 12 मेंबर है उनका जो नॉमिनेट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी क्या इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। और किस किस के, पीपल हैविंग अचीवमेंट्स इन आर्ट्स हो गया आपका, लिटरेचर हो गया आपका, साइंस हो गया आपका, सोशल सर्विसेज हो गया बच्चे, तो इन सब क्या करते हैं बच्चे, आपके नॉमिनेट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड मे नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कमिटी। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि भाई साहब लोकसभा के अंदर जो आपके 2 मेंबर हैं कौन से, आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, क्या इनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस और नो, मुझे ये बताओ। ये हुआ ना क्वेश्चन पूछने वाला, ये बताओ, देखिए कितने आप जागरूक हो कि 2 मेंबर जो है जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, कहां से, आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, क्या इनको अब भी नॉमिनेट करते हैं, यस और नो। 2 मिनट का 2 मिनट का ज्यादा टाइम दे दिया, फटाफट कमेंट करें भाई आप लोग, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, बताइए भाई क्या करते हैं भाई इनको भी नॉमिनेट। तो भाई साहब याद रखना, सर नहीं, आपका 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से बच्चे क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपके 2 मेंबर हो भाई क्या करते थे, जो आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो बिलोंग करते थे उनको नॉमिनेट करते थे, अब उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, उसको अब बंद
कर दिया गया है। तो बच्चे याद रखना, पहले जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी लोकसभा की वो आपकी 552 थी, फिर जब 2 मेंबर को भाई हटा दिया तो आप कितने हो गए, 550 हो गए, कितने आपके 550 हो गए। और अभी जो करंट स्ट्रेंथ है आपकी लोकसभा की वो आपकी 545 है। कौन सी आपकी 545 है। बट जो आपके 12 मेंबर है राज्यसभा के, इनको आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं बच्चे, नॉमिनेट करते हैं। कितने मेंबर को, 12 मेंबर को। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी राज्यसभा की, 250, ठीक है, 12 मेंबर 238, तो 238 होते हैं इलेक्टेड, और 2 जो 12 मेंबर हैं वो होते हैं आपके नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं करंट स्ट्रेंथ में बात करूं तो आपकी 245 स्ट्रेंथ है किसकी, आपकी इसकी लोकसभा की, राज्यसभा की आपकी। क्लियर, किसी को डाउट है भाई? तो ये इन्हीं क्या इनकी ये लेजिस्लेटिव पावर है, किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या है आपकी ये लेजिस्लेटिव पावर है बच्चे। शॉर्टेड, चलिए भाई, ठीक है। हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल सच एज मनी बिल, ठीक है, सीकिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखो, याद रखना, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनकी प्रायर रिकमेंडेशन में से क्या है आपकी जरूरी है, किसके लिए, आपके मनी बिल के लिए। अब मनी बिल क्या होता है, मनी बिल के मतलब कोई जानता है तो मनी बिल क्या होता है बच्चा आपका, मुझे पहले ये बताइए आप कि आप में से कितने बच्चे बच्चे आपके मनी बिल के बारे में जानते हैं। कोई जानता है बच्चे मनी बिल के बारे में? अब देखो, जैसे आपका पर्स होता है ना बच्चे, क्या होता है, जैसे आपके पास पर्स होता है। अब जैसे दिखाता हूं मैं, मेरा पर्स आ गया, ये रहा। अब जैसे मेरे पास पर्स है, मेरे पर्स के अंदर भाई बहुत सारे जगह है, यहाँ मैं कार्ड रखता हूँ, या कुछ हमारे पास कुछ कैश है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसे गवर्नमेंट के भी पर्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी पर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चे आपका, जो सेंटर का अलग है आपका, और स्टेट का लेवल, हम सेंटर के बारे में बात करते हैं। एक होता है आपका कंसोलिडेटेड, कौन सा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक होता है आपका कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यस और नो। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो बच्चे याद रखना, जो भी सरकार सैलरी देती है, जो भी आपके सैलरी देती है, जो पेंशन देती है, या फिर जहां से बजट आपका रिलीज होता है, या फिर जिसके अंदर आपके जो आप टैक्स देते हो, जहां पर वो कलेक्ट होता है, वो कहां पर होता है, वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर होता है, ठीक है। और जो कंटिन्यूसी फंड है, क्या है, ये आपका इमरजेंसी फंड, क्या है आपका, ये इमरजेंसी फंड है। और इसके ऊपर जो सोल कंट्रोल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। और इसकी लिमिट है 500 करोड़, कितने की, 500 करोड़ क्या है बच्चे, इसकी लिमिट है। आपको पता होगा कि कोई जब आपदा आती है तो कहते हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कंटिन्यूसी फंड से अपने कुछ राशि दी सहायता के लिए, तो वो जो इमरजेंसी फंड है उसको हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। एंड जहां से आपके सेंट्रल एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है, जो उनकी पेंशन है, बजट जहां से आता है आपका, या फिर जो आप टैक्स पे करते हो, वो सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, या फिर वहां से निकलता है। तो याद रखना, जो मनी बिल है बच्चे आपका, इसकी प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है, ठीक है। और ही कैन withhold his assent to bill, return to the bill to legislature, apply pocket veto to the bill। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा है किसके बारे में, वीटो बात कर रहा है, किस बारे में, वीटो के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब देखते भाई वीटो क्या होती है बच्चे आपकी। चलो जी साहब, क्या कर आपका वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आपकी 3 तरह की वीटो पावर होती है बच्चे आपकी, कोई बता सकता है कौन कौन सी है बच्चे। एक होती है बच्चे आपकी एब्सोल्यूट वीटो, कौन सा आपका एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। दूसरी होती है आपकी सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। और तीसरी होती है बच्चे आपकी पॉकेट वीटो, कौन सा आपकी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का, सस्पेंसिव वीटो हो गया आपका, एंड आपका एब्सोल्यूट वीटो हो गया, ठीक है। अब चीज समझना आप लोग क्या कह रहे हैं, देखो हमें एक चीज पता है कि भाई साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है बच्चे आपके, बाउंड है किसके ऊपर भाई, काम करने के लिए, जो उनको यूनियन काउंसिल में से क्या करती है बच्चे, उनको बताती है कि भाई आपको ये काम करने हैं, तो बाउंड है, ठीक है। अब कोई बिल आया, दो कंडीशन होती है बच्चे, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी जो बिल की जो असेंट है वो देते हैं कि हाँ जी साहब चलो ये अब लॉ बन जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन है आपकी कि इनके अब आपको पता पहले बिल कितने तरह के होते हैं, पहले चीज समझिए। आपके देखो एक होता है बच्चे आपका मनी बिल, एक होता है आपका फाइनेंशियल बिल,
एक हो गया मनी बिल, एक हो गया आपका, एक मिनट, पता बिल क्या समझते, बिल क्या है आपका, देखो एक होता है बच्चे आपका ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, दूसरा होता है आपका मनी बिल, तीसरा होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो बच्चे याद रखना मनी बिल और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसके ऊपर कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी वीटो पावर का यूज नहीं करेंगे, इनको हमेशा असेंट अपनी मंजूरी देनी होगी। बट द थिंग जब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल में, जो आपका किसी भी संविधानिक चेंज से नहीं या फिर किसी भी पैसे के लेन देन से नहीं, उनको हम ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी जो 3 एब्सोल्यूट वीटो है इनको यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका कौन सा, आपका एब्सोल्यूट वीटो, कौन सा आपका एब्सोल्यूट वीटो। बच्चे देखो ये वीटो वो होती है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कहते हैं कि मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि भाई साहब ये बिल नहीं, एक्ट बनना चाहिए, कोई लॉ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा होता है बच्चा का पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो वो होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई बिल गया और उन्होंने अपनी पॉकेट में रखा, ठीक है, और उसको भूल गए साइन करना, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है बिल को साइन करने के लिए, कोई भी टाइम बाउंडेशन आपकी नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि वो किसी भी बिल को कितनी जल्दी असेंट करेंगे, ठीक है। तो कहते ना पर्चा लिया जेब में रखा और भूल गए, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। अब तीसरा है आपका सस्पेंसिव वीटो। अब देखो कोई भी बिल आया भाई कहां से, आपके पार्लियामेंट से पास होके और आया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर बोला कि भाई ये जो बिल है आपका, ये जो क्या आपका जो बिल है, इसको आप रिकंसिडर करके लाओ, क्या रिकंसिडर करके लाओ, या फिर कुछ चेंजेस हैं ये करके लाओ, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपनी सस्पेंसिव वीटो का यूज करा कि भाई साहब लाओ इस बिल को कुछ चेंजेस करके लाओ, जब मैं साइन करूंगा, ठीक है। उस अगर देखो अब ये बिल वापस जाएगा पार्लियामेंट के पास, अगर पार्लियामेंट ने इस बिल के अंदर कुछ चेंजेस किए या नहीं किए और अगर ये वापस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब बाउंड है साइन करने के लिए, किसके लिए, साइन करने के लिए। तो ये कौन सी, ये आपकी सस्पेंस वीटो है, तीन चार बता दिए आपको। एक होता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल साइन कर देते हैं कि चलो ठीक है ये अब चल जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड होता है आपका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में बच्चे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साफ मना करते हैं कि भाई साहब मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, ठीक है। थर्ड होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में जैसे कोई उनके पास कोई एक्ट बिल आया उनके पास साइन के लिए, उन्होंने पॉकेट में रखा और भूल गए कि बच्चा इसके बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। तो जो भूलना है पॉकेट में डाल के भूल जाना, उसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। एंड फोर्थ होता है आपका सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो के अंदर अगर कोई भी बिल आपका पार्लियामेंट से आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असेंट के लिए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर बोला कि भाई साहब इसको रिकंसिडर करो, ठीक है, तो वो बिल वापस जाएगा किसके पास, आपके पार्लियामेंट के पास। और अगर पार्लियामेंट ने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए या नहीं किए और वापस अगर वो बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब बाउंड है उसको साइन करने के लिए। क्लियर। तो ये है आपकी वीटो पावर्स, क्या है अच्छा, ये है आपकी वीटो पावर्स। क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। तो लास्ट ये पॉइंट है आपका। और ही कैन प्रोमुलेट द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है बच्चे, इन केस, क्या है आपका जो आपका ऑर्डिनेंस क्या है बच्चे, आपका इन केस अगर जो आपका और जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है और किसी कारणवश कुछ इमरजेंसी लॉ बनाता है, उसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। इसको कह सकते हैं ये आपका टेम्पररी लॉ है, कौन सा आपका टेम्पररी लॉ है आपका, ठीक है। तो इसको पास करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है। और ही ले द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन, कैग एंड यूपीएससी बिफोर द पार्लियामेंट। जो आपकी रिपोर्ट्स आती हैं किसकी बच्चे, आपकी यूपीएससी की, फाइनेंस कमीशन की, एंड जो आपका कैग की जो रिपोर्ट आती है वो पार्लियामेंट से पेश होने से पहले ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है उनकी सामने एक बार, ठीक है। तो ये कुछ पावर है किसकी, ये आपकी लेजिस्लेटिव पावर है किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो यहां तक कोई डाउट, यस और नो मुझे ये बताओ पहले, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक और आप लोग प्लीज रिवाइज करें, कल आपका प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देन आपके अटॉर्नी जनरल से हम डील करेंगे, पहले वीपी भी है हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से कल, जब तक के लिए भाई जय हिंद है। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई प्लीज कमेंट करें। और देखो वीडियो को रिकॉर्ड करने का एक मेजर मोटिव ये है कि आपको टू द पॉइंट हम चीज लेके आए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। पॉलिटी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है,
क्वेश्चन आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं आपके, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर से क्वेश्चन है आपके वो 5 से 6 क्वेश्चन तक ही रह पा रहे, तो इस बार हम प्रीडिक्ट करें थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। और आपका पॉलिटी लिटरली बहुत ज्यादा स्कोरिंग एरिया है, तो इसलिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है बच्चे, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करा करें, ठीक है। और कोई नई बच्चा अगर देख रहा है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाए और बेल आइकन जरूर दबाए, ठीक है। जब तक के लिए बच्चे आपके, जय हिंद।